तो जो टॉपिक है आज का वो है ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस। ठीक, मेन टॉपिक हम लोगों का चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ पीडीई, जिसके अंदर हम लोगों ने वेव हीट पर काम कर लिया है और इन सबसे पहले हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर काम किया। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं हल्का सा आइडिया दे दूं कि अगर ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हम लोगों को क्या क्या चाहिए होंगी, क्या होगा इसके अंदर, वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। लेकिन अगर ये सॉल्व करेंगे बाई चांस तो पहले अब तक क्या हुआ था जरा देखें। वेव या हीट में केवल एक इक्वेशन चाहिए, हीट में भी एक इक्वेशन चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ भी एक इक्वेशन चाहिए होगी, एक इक्वेशन चाहिए होगी, प्लस कुछ बाउंड्री कंडीशन भी होंगी। दोनों में, हीट में भी कुछ बाउंड्री कंडीशन थी और वेव में भी बाउंड्री कंडीशन थी। इसी टाइप से ट्रांसमिशन लाइन में भी कुछ बाउंड्री कंडीशंस होंगी। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन, यहाँ भी विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ भी विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी ठीक। सेपरेशन के बाद आपको बाउंड्री कंडीशन लगा देनी है जो कि यहाँ गिवन होंगी, प्लस बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर देनी है। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, और अप्लाई करने के बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो धीरे 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 उनकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे। तो कुल मिला के अब क्या समझने वाले हैं हम, ट्रांसमिशन लाइन क्या है, कैसी है, उस पर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। जैसे हीट पे किया हमने डिस्कस, हमने वेव पे किया, वेव कैसी चलेगी, क्या है, हीट में हमने बात किया, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस करने के बाद हम लोग मेन जो जब ट्रैक पे आएंगे तो ट्रैक पे आ जाएंगे इक्वेशन पर। तो क्या फाइनल हुआ हम लोगों का, हमको एक इक्वेशंस इसकी कुछ मिलेंगी, कुछ बाउंड्री कंडीशन होंगी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई होगा। उसको अप्लाई करने के बाद में हम लोग बाद में ए एन बी एन या कैपिटल ए और कैपिटल बी को भी धीरे धीरे हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सब काम होने वाला है, जिसके अंदर ए एन बी एन की वैल्यू फाइंड करना ये आप पे आता है, सेपरेशन आप पे आता है, क्योंकि ये सब काम आप पूरी यूनिट में यही कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही लगा रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन पूरी यूनिट में यही चला है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेन है इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशंस वगैरह में। बाउंड्री कंडीशन भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में गिवन होंगी। अब इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो कुल फाइनल मिला के क्या, पहले ये क्या है, ये क्या चल रहा है, मैटर क्या चल रहा है ये, और इक्वेशन क्या है, बस इन पे काम करना है। जो कोई यही थोड़ा सा टफ है, बस स्टार्टिंग ही टफ है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल वे पे आप लोग आ जाएंगे। स्टार्ट करें, जरा देख लेते हैं जी। पहले जरा समझिए मैटर क्या है, जरा ये मैटर को समझिए। ट्रांसमिशन लाइन, हमारे पास एक सपोज इस टाइप का कोई एक वायर है, ठीक है, या केबल है, उसमें हम लोगों ने करंट फ्लो की हुई है, ठीक है। करंट वोल्टेज आप लोग इस पर बहुत अच्छे से मेरी बात हुई, आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। ये सब वोल्टेज फ्लो हो रहा है हम लोगों का, करंट फ्लो हो रहा है हम लोगों का, ठीक। अभी तक हम लोगों ने हीट फ्लो करा रहे थे, अब करंट आप लोगों का फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे हीट की इक्वेशंस आई थी, ऐसे इसी टाइप की करंट की इक्वेशंस आएंगी। अब दूसरी बात, एक चीज़ और आती है, यहाँ पर जो कि एक सर्किट टाइप से बनेगा आप लोगों का, उसके अंदर आप लोगों का एल भी हो सकता है, आर भी इंक्लूड हो सकता है, आपका सी भी हो सकता है, और आप लोगों का जी भी हो सकता है। ये पोर्शन यानी आपके पूरे सिस्टम में जो अभी तक हम लोग सपोज हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर वगैरह मिल रहा था हम लोगों को, अब आप लोगों का क्या है, करंट के साथ साथ में वोल्टेज तो है ही, उसके साथ में आर जो कि रेजिस्टेंस है आप लोगों का, ठीक है, आपका एल जो कि आप लोगों का इंडक्टेंस है, और सी है, और जी है। ये सब पोर्शन भी इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। मैं हल्का सा लिख के आगे बढ़ाता हूँ। कंसिडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन insulated cable, let V be the potential and I the current at a time t। किसी टाइम पर आप लोगों का दे रखा है, सपोज ये जा रहा था इस पॉइंट पर P पर, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज V दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस है सपोज ये वाली, ये है, राइट। लेट R L C और G, R L C और G, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लीजिए। बी द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और लिकेंस। ये आर एल सी जी जो कि अप्लाई हो सकते हैं यहाँ, आर एल सी और जी, आर एल सी और जी, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई जीरो हो या नेगलेक्ट कर लें हम जिसको हम, यानी कुल मिला के वोल्टेज आपकी करंट फ्लो हो रही है किसी भी वायर में, केबल में, ठीक है। ये हमने बताया इंसुलेटेड एंड ये केबल है कोई, आप लोगों की फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। V जो है पोटेंशियल है और I करंट है किसी भी टाइम पर t पर,
राइट है। उसके बाद मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कि हम लोगों के R, L, C और G भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अब आइए आगे, कुछ इन पे जो फ्लो होगा, जैसे हीट वगैरह की इक्वेशन थी, ऐसे ही आप लोगों को एक इक्वेशंस होंगी जिनको बोलेंगे हम टेलीफोन इक्वेशन। जो इक्वेशन होंगी ये दो, ये 2 टाइप की इक्वेशन होंगी। अगर वोल्टेज में V में बात की करेगा तो ये आएगी, और करंट में बात करेगा तो ये। अगर 2 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेलीफोनिक इक्वेशन आपको बताइए, तो आपको ये दोनों याद करने हैं। इन पे हम काम नहीं करेंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली करेंगे, लेकिन ये 2 मार्क्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 तो यहीं पे आ जाता है। मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, समझिए फिर से। केवल और केवल पूरे इस स्टार्टिंग के लेक्चर में आप केवल और केवल इक्वेशंस फाइंड करेंगे, जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाएगी। अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करेगा वो, तो क्या दोगे इक्वेशन उसको, नंबर प्लस, फिर बाउंड्री की बात करेंगे। बाउंड्री में तभी एग्जाम्पल पे ही समझा दूंगा। मेन है इक्वेशन, और इक्वेशन ही टफ है बस, बाकी काम तो पुराना है। चलिए ठीक, तो ये 2 लाइन हो गई हैं, 2 इक्वेशंस हो गई हैं, जो कि टेलीफोन इक्वेशन बोलते हैं इनको। इनका प्रूफ यानी डेरिवेटिव भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तुमको नहीं करना चाहिए, वो इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ना ही आपने हीट का किया ना वेव किया, डायरेक्ट इक्वेशन आप लोग को याद करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये अपने आप में ही काफ़ी टफ क्वेश्चंस में से एक है। नंबर 1, केस नंबर 1 या ए, अगर मैं L और G को 0 कर देता हूँ, अगर मैं L और G को 0 कर देता हूँ दोनों ही इक्वेशन में, तो हमारी दोनों इक्वेशंस कन्वर्ट होकर नई इक्वेशन बन जाती हैं, जो कि ये बन जाए, जिसको टेलीग्राफ इक्वेशन बोलते हैं, जिसको टेलीग्राफ इक्वेशन बोलते हैं। 2 मार्क्स के लिए है सभी, 2 मार्क्स के लिए। टेलीग्राफ इक्वेशंस की बात आएगी तो आपको ये नोट कर लेना है। यहाँ L और G 0 हो रहा है, यहाँ मैंने आपको बताए थे R, L, C और G, जिसमें से L और G इक्वेशंस 0 होती हैं, तब आपकी टेलीग्राफ इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग R और G 0 कर दें, तब जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट होती है, ये वाली, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, दोनों की जो कन्वर्ट होती है वो ये हो जाती है, और इसको बोलते हैं रेडियो इक्वेशन, इसको बोलते हैं रेडियो इक्वेशन। मैं नोट कर लेता हूं। ये वाली होती है 1 डायमेंशन हीट फ्लो की तरह, और ये होती है आप लोगों की वेव इक्वेशन की तरह। आप देखोगे हल्की सी तो आपको देखने से लग जाएगी, x² t²। यहाँ पर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है, वहां पर भी फर्स्ट होता था 1 डायमेंशन हीट में, और वेव में दोनों साइडों में होता था। तो याद करना बहुत टफ तो नहीं, लेकिन हाँ याद तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, केस नंबर C, अभी इक्वेशन ही चल रही है। यही रीजन था कि इसको मैं होल्ड पे रखना चाह रहा था कुछ टाइम के लिए, ठीक, क्योंकि एक ही टॉपिक। अभी तक आपने कितना पढ़ा बच्चे मेरे? अभी तक आप लोगों ने वेव पढ़ा है और हीट पढ़ा है, 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। 2 ही टॉपिक में 2 या 3 ही क्वेश्चन पढ़ी है। अब ये अकेला ही 3-4 इक्वेशन ले जाएगा, अकेला ही। इसको वैसे भी क्वेश्चंस के आने के चांस भी थोड़ा कम है, समझ रहे हैं? मैं लास्ट ईयर का पेपर भी आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ से कुछ नहीं आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आया तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कराना भी चाह रहा हूँ कि कर भी लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी इतनी नहीं है जितनी कि वेव या हीट की है। चलिए, केस नंबर 3 यानी C, अगर मैं R और G को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, यानी इसी का फर्स्ट ऑर्डर में अगर R और G नेग्लेक्ट करता हूँ, तो ट्रांसमिशन लाइन है वो चेंज हो जाएंगी, और वो हो जाएगी ये, समझिए इसको। ये फर्स्ट ऑर्डर में थी और ये सेकंड ऑर्डर में, बाकी सेम है। देखो यहाँ R और G 0 है, यहाँ R और G नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी 0 ही है। बस ये सेकंड ऑर्डर में है, ये फर्स्ट ऑर्डर में है, तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, ठीक है। केस नंबर 4, अगर L और C 0 होते हैं तो बन जाती है। तो ये आ गया D आप लोगों का लास्ट, इसको सबमरीन एक केबल के इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या क्या आप लोगों ने समझा इस पूरे लेक्चर में? नंबर 1, आप लोगों की जो टेलीफोन इक्वेशंस यानी कि ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन होंगी वो होंगी ये दोनों। इसको हमने 1, 2, 3 और 4 में कन्वर्ट किया है। कोई भी आपसे 2 मार्क्स का पूछ ले इस यूनिट में, आपको 2 मार्क्स के लिए कहीं कुछ नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स के लिए फिर यहीं से कभी भी पूछ लेता है वो कि व्हाट इज द 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन, 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन, या ट्रांसमिशन लाइन। 2 मार्क्स के लिए कहाँ से पूछेगा? फिर वो यहीं से पूछेगा। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। L और G 0 होने पर ये बन जाती है। अगर वो ये बोले या टेलीग्राफ इक्वेशन बोले तो आपको ये लिखनी है, रेडियो इक्वेशन बोलेगा तो ये ही लिखनी है, और इस टाइप R और G नेग्लेक्ट करने को बोलेगा तो ये बोलेगा। ये कोई स्पेशल केस नहीं है, इसलिए कोई नाम नहीं लिखा है, ये एक स्पेशल केस है ये।
हम लोग जनरली इन पर काम करेंगे, इसका भी हम टच करा देंगे, ठीक है। चलिए आइए आ जाए अपनी प्रॉब्लम पर जी। एग्जाम्पल, फाइंड द करंट आई एंड वोल्टेज ई। इसने वोल्टेज ई दे दिया है, वैसे वी मान के चलिए आप, वोल्टेज वी। पीछे आप जाएंगे अगर आप, तो हम लोगों ने वोल्टेज को वी लिया है, वी लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो वो बोल रहा है तो फिर करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में ऐसा ही कुछ है। तो फाइंड द करंट आई एंड वोल्टेज ई इन ए लाइन ऑफ लेंथ एल टी सेकेंड आफ्टर द एंड्स आर सडनली ग्राउंडेड गिवन दैट दिस। सिंपल सी लैंग्वेज दी है, कहीं कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमको किस मेथड से करनी है और कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? बस आपको करंट और वोल्टेज से हल्का सा आइडिया लग गया होगा, ये एप्लीकेशन चल रही है, और आर और जी से जो नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इन दो चीज़ से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ चाहिए होंगी। नंबर एक, उस किस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे लगाएंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो रेडी बैठा है लगाने के लिए, लेकिन इक्वेशन तो दो और बाउंड्री कंडीशन दे दो। बस इक्वेशन और बाउंड्री दे दूं तो आगे का काम आप लोग इजीली कर सकते हैं। यानी अगर मैं आप पे भी डाल दूं तो कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कराऊंगा पूरे क्वेश्चंस को। फिर भी अगर मैं पूरा ओवरव्यू दूं तो केवल इक्वेशन चाहिए आपको और बाउंड्री कंडीशन, जिनको मैं बता देता हूं क्या क्या हैं। चलिए, तो फाइनल कैसे हुआ कि कौन सा मेथड लगेगा। हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो थे ये डिफरेंट टाइप के, ये। वहां पर उसने क्या कहा कि आर और जी को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएंगे। और ये भी उसी की है, वैसे तो ये भी चल जाती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में यही है, ये सेकेंड ऑर्डर की है। तो चलिए जी, तो हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है। नंबर एक, सिंस आर एंड जी आर नेग्लिजिबल, यानी अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा। अगर आप लोगों का आर और जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आ जाती है ये दो, पीछे यही थी जी, ये दोनों थी, मैंने उठा के वहाँ रख दी। आर और जी अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो ये दो इक्वेशंस आती हैं। ये पहले से प्लान है हम लोगों का, ये भी फाइनल है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस पहली कंडीशंस तो फुलफिल हो गई है लगभग। अब सेपरेशन रेडी बैठा है लगने के लिए, बस वेट कर रहा है बाउंड्री और बता दो, बाउंड्री और बता दीजिए और मैं अप्लाई हो जाऊंगा। लेकिन सेपरेशन इस पर लगने से पहले वो मना करने लगा है कि मैं डायरेक्ट इस पर नहीं लग पाऊंगा। क्यों? अगर आप देखोगे पुराना रिकॉर्ड तो सेपरेशन क्या करता था, एक वेरिएबल होता था डिपेंडेंट और दो होते थे इंडिपेंडेंट। समझ रहे हैं? आराम से समझिए इसको। सेपरेशन अप्लाई होने को मना कर देगा कि बाउंड्री कंडीशंस बाद में बात करेंगे, बाउंड्री कंडीशन बाद में बात करेंगे, पहले इक्वेशन को ही तो सही से दो मुझे, मैं तभी तो अप्लाई होऊंगा। भाई मैं स्टूडेंट को कराने की सोच रहा हूँ कि आप कर लो, लेकिन आप कैसे करोगे। मैं आपको करके एक कंप्लीट इक्वेशन तो दूं और बाउंड्री कंडीशन दूं, दो चीज़ अगर मैं दे दूं आपको तो आप शायद कर लें उसको। तो ये जैसे इस पे अप्लाई होने के लिए सोचने लगा तो आपने देखा होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आप लोग देखते जैसे ये था डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। देखते हो यू आपका डिपेंडेंट होता था और इंडिपेंडेंट दो होते थे, लेकिन यहाँ तो ई यानी वोल्टेज और आई दो डिपेंडेंट ही दो हैं और इंडिपेंडेंट एक्स और टी हैं। तो ये तो सेपरेशन भी हाथ खड़े कर देगा, भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो ऐसे में अब मैं क्या करूँगा कोशिश, लेकिन प्रॉब्लम क्या, पूछा भी दोनों चीज़ें, फाइंड द करंट और वोल्टेज। उसने पूछी भी दोनों हैं, तो मजबूरन मुझे काम तो दोनों पे करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ में दोनों पे नहीं कर सकता हूँ। एक स्पेशल केस है, बिल्कुल अलग तरह का, पूरी यूनिट में अलग है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा कि दोनों चीज़ पूछ रहा है। अभी तक क्या था, यू पूछ लिया, वो यू निकाल के दे दिया, वाई पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, लेकिन दो चीज़ नहीं पूछी। अब यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दोनों दे दिया और इक्वेशन भी दो हैं। अब लेकिन सेपरेशन नहीं लगेगा तो हमको उसको लगाने के लिए कुछ हेल्प करेंगे उसकी। हम क्या करते हैं, ई और आई में से किसी को कैंसिल करने की सोचते हैं कि वो अगर एलिमिनेट हो जाए तो जो रिमेनिंग बचेगा उसको सॉल्व कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ऐसे दे रहा हूँ, मालूम नहीं क्या आंसर इसका है, ठीक है, 2x - 3y सपोज अल्फा दे दिया मैंने कुछ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ कैंसिल कर लूँगा, 2x है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ये कैंसिल कर दूंगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको सॉल्व कर लूँगा, y की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ रख दूंगा और x और y दोनों आ जाएंगे। तो वही मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एलिमिनेट करता हूँ किसी एक को, मैं i को एलिमिनेट कर देता हूँ। इस पोर्शन को कैसे समझिए, ये है डेल आई अपॉन डेल टी और ये है डेल आई अपॉन डेल एक्स। दोनों कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, मालूम है। जैसे कि यहाँ
अभी लिया था ना मैंने एग्जाम्पल, सपोज माइनस के 3y इक्वल टू, ये अल्फा है ये बीटा है, कुछ वैल्यू आएगी कांस्टेंट, मालूम नहीं मुझे क्या आएंगी, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, समझ रहे हैं? ये ऐसे मान लो यहाँ कर लो 3, यहाँ कर दो 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब तो इक्वल होंगे, तब तो माइनस के कैंसिल करके तब तो आंसर देगा। तो वही कंडीशन यहाँ है, ये है टी के रेस्पेक्ट में, ये है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको इस पूरे को ही एक्स के रेस्पेक्ट में और कर देता हूँ और इस पूरे को मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, जिससे ये पोर्शन एलिमिनेट, आई वाला पोर्शन ही खत्म हो जाए, केवल ई बचेगा, केवल ई पोर्शन बचेगा। ठीक है, अब मैं ई पोर्शन क्यों बचाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई? आप एक बात भी तो पूछ सकते हो कि ई वाले को क्यों बचा रहे हो भाई, क्या पार्शियलिटी चल रही है? आप ई आई वाले को बचा लो, इसको कैंसिल कर लो, आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल है ई ये दे रखा है। समझ के बाद चलिए, मैं आई वाले पोर्शन को ही क्यों एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ई मैं सॉल्व करूंगा इसे तो एक्स में आ जाएगा, फिर बार बार वहीं पहुंच रहा हूँ। सपोज एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा, 3x माइनस 2y इक्वल टू सपोज बीटा, कुछ भी है। अगर मैं इसको x यहाँ से तो आपका मर्जी है, यहाँ सपोज 5 कर लो, तो यहाँ में 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप x को एलिमिनेट करो कि y को करो, लेकिन यहाँ पे जब आप लास्ट में सॉल्व करते करते पहुंचोगे, इतना तो आइडिया लग गया होगा कि सेपरेशन ऑफ वैल्यूएबल लगेगा, वेट कर रहा है वो, जैसे ही वो अप्लाई होगा और बाउंड्री कंडीशन लगाएगा, तो लास्ट में बाउंड्री कंडीशन में एक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाला पोर्शन, जिसमें टी इक्वल टू 0 पर वैल्यू पूछता है वो। समझ रहे हैं? तो ये रीज़न हुआ कि आई को एलिमिनेट करने का। तो मैं क्या करता हूँ, ये पोर्शन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये और ये सेम करने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे इसको डेल अपॉन डेल एक्स के और इसको डेल अपॉन डेल टी से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, पूरी ही इक्वेशंस को, वही मैं कर देता हूँ। एलिमिनेटिंग ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को एक्स के रेस्पेक्ट में और 2 को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके उनको एलिमिनेट कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे? यहाँ देखो, डेल स्क्वायर दिस और डेल स्क्वायर ये वैल्यू उठा के ये जो है यहाँ रख देता हूँ, क्या हो जाएगी, माइनस के एल माइनस के सी, ये वैल्यू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एल सी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, फिर लिख देता हूँ, ये तो लिखा मैंने। अब आपको जिसका वेट कर रहे थे इतनी देर से कि इक्वेशन मिल जाए, सेपरेशन हम लगा दिया हमने, ये बन गई है मेन इक्वेशन। बाउंड्री कंडीशन वेट कर रही है, अभी बाउंड्री कंडीशन नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को कम से कम एक इक्वेशन तो मिली। समझ रहे हैं? एक इक्वेशन आपको मिल गई। चलिए आगे बढ़े जरा। अब मैं बाउंड्री कंडीशन, पूरे चैप्टर को समझिए, मैं ब्रेक किया, पूरे इक्वेशंस को मैंने ब्रेक कर दिया है छोटे छोटे पार्ट में। अगर पूरे को एक साथ लेके चलोगे तो टफ लग सकता है। पहले मैं इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूँ जो मैंने दे दी हैं, फिर मैं बाउंड्री कंडीशन पे फोकस करूंगा जो कि मैं अब देने वाला हूँ, फिर थर्ड केस में, केस 1 2 3 मान सकते हो, थर्ड में मैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दूंगा, उसके बाद मैं कंपेयर वाला सिस्टम जो करना होता है वो कर दूंगा और लास्ट में आंसर। ये फॉर्मेट अभी तक हम लोग ने किया है, वही मैं कर रहा हूँ। राइट है जी? चले स्टार्ट करिए। सबसे पहली कंडीशंस तो यहाँ साफ साफ दी हुई है, ध्यान देख लो जरा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लें जरा, आराम से पढ़िएगा क्या क्या है। यहीं पे तो छिपी होंगी ना बाउंड्री कंडीशंस। फाइंड द करंट आई एंड वोल्टेज इन ए लेंथ एल लेंथ है, यानी जो ये एल लेंथ का वायर था कोई, सपोज एल है, ठीक है। टी सेकेंड आफ्टर द एंड्स आर सडनली ग्राउंडेड, जो उसके ग्राउंड थे यहाँ और यहाँ। समझिए आराम से, इस लाइन का मीनिंग बहुत वैल्यूफुल है। यहाँ पर ये पॉइंट, ये आपका वायर है ए और बी, सपोज ये करंट है जहाँ पर भी है, वोल्टेज है जैसे भी है। जैसे इस पॉइंट को ग्राउंड से टच कराओगे, इस पॉइंट को ग्राउंड से ग्राउंडेड कर लोगे सडनली, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी वोल्टेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये कुछ उस तरह से ही है जैसे एक वायर ली थी आपने और उसमें इसका 0 डिग्री कर दिया था और 0 डिग्री कर दिया था, लगभग वैसा सही चल रहा है। अगर मैं पीछे जाऊँ, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, और मैं पीछे जाऊँ तो इक्वेशन यही मिलेंगे आपको, यही तो है। इसी को वही तो कह रहा है कि वेव इक्वेशन की तरह है, वही तो मैं कर रहा हूँ लगभग। वेव इक्वेशन में भी तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो फिक्स होते थे, लेकिन यहाँ गिवन है कंडीशन, वहाँ तो फिक्स है कि फिक्स होंगे ही होंगे, यहाँ फिक्स होने की गारंटी नहीं है, लेकिन वो बता के चल रहा है कि वेव की तरह ही काम होगा, सिमिलर टू वेव इक्वेशन। ठीक है, चलिए फिर वापस आऊँ। हम इस पर काम कर रहे थे, करते करते यहाँ पहुँच गए। ध्यान से देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है आर और जी में, यहाँ पर आर और जी 0 पर है, ये सेकंड
डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों सेम, ये दोनों सेम। ये नेगलेक्ट करके हैं, ये जीरो करके हैं, नेगलेक्ट का मतलब भी जीरो से ही है, बस ये फर्स्ट ऑर्डर में है, ये सेकंड ऑर्डर में है। इतनी मेहनत करने के बाद हम घूम फिर के इसी पे आ गए ना वापस। इस लाइन को देखो जरा, वो वी है ये, और अगली वाली लाइन को देखो जरा, ये देखो सेम है, यहाँ पर वी तो लिखा है, वहाँ वी तो लिखा है, समझ रहे हैं। चलिए, यानी सबसे पहला पार्ट जो मैंने पार्ट लिए थे, सबसे पहला पार्ट वो सॉल्व हो चुका है, हमारे इक्वेशंस आ गए हैं। अब बाउंड्री कंडीशन पे और बात करते हैं जरा। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ आई की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू ये लिख दी मैंने, कोई डाउट नहीं। आई की वैल्यू आई नॉट होगी टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है, स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 है। दूसरी वाली कंडीशन पर भी है टी इक्वल टू 0, ये दोनों टी इक्वल टू 0 पर है, ये दोनों टी इक्वल टू 0 पर है, रख दिया मैंने। तीसरा, अब ग्राउंडेड कर दिए, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। जब आपने एक वायर था ए और बी पॉइंट पर, ये नीचे लगा दिया, ये भी लगा दिया, वोल्टेज हो गया 0, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 पर वोल्टेज 0, और एल पर जिसकी लेंथ है एल, पूरा वायर एल लेंथ का था, तो इसलिए हमने ऐसा लिया है, मैं लिख देता हूँ, ठीक, 0 वोल्टेज। ई का मतलब वोल्टेज है, यहाँ जब ई वोल्टेज को लिया है, जबकि वी लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता जी। तो बाउंड्री कंडीशंस में जो वोल्टेज है वो x 0 पर और L पर 0 हो गया, ये बाउंड्री कंडीशन भी है इनडायरेक्टली इसी के अंदर। बताइए, ये चीज़ें हो गई हैं। अब एक बाउंड्री कंडीशन और छिपी हुई है, अभी क्या क्या मिल गया हमको, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, और ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको जब लास्ट में सॉल्व करोगे ना, अगर आपको याद नहीं भी आता है, जब लास्ट में सॉल्व करोगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी, फिर आपको सर्च करने पड़ेंगे बाउंड्री कंडीशंस। अभी तो आपको लग रहा होगा कहाँ कहाँ से उठा रहा है, पता नहीं, उठा लिया, सबको उठा लिया। उठाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आगे इनकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगर आप इसको नहीं उठाओगे यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, छोड़ो इसको, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सॉल्व करते करते आंसर भी पहुँच जाओगे, आंसर तक भी पहुँच जाओगे, लेकिन उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट AN और BN, केवल A या केवल B या दोनों मिल सकते हैं। अब उनको रिमूव करने के लिए, उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशन चाहिए, तो वो ही तो हम पहले ही निकाल के दे रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, एक और कंडीशन है, वो है करंट के फ्लो की वेलोसिटी 0 होगी, 0 होगी। समझिए, इस केस को समझ लीजिए, थोड़ा डाउट आया था स्टूडेंट को। स्टार्टिंग में अगर मैं हीट की बात कर रहा हूँ, सपोज हीट पे आइए, हीट में मैंने यहाँ हीट दे दी 100, तो हीट जैसे ही मैं दूंगा वो धीरे धीरे फ्लो होगी, वो इस साइड में, ऐसे साइड में, लेकिन T इक्वल टू 0 पर फ्लो नहीं होगी, T इक्वल टू 0 पर नहीं फ्लो होगी, टच करते ही नहीं भागेगी, मतलब T 0 पर कुछ सेकंड तो लेगा, चाहे 1 सेकंड का 100 या 1000 पार्ट भी ले, लेकिन कुछ ना कुछ सेकंड तो लेगा। T इक्वल टू 0 पर फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर है, जैसे ही उसने I इक्वल टू आई नॉट करंट G, करंट कितनी भी हो सकती है, वो करंट G T इक्वल टू 0 पर, तो वो स्टार्टिंग में ही T इक्वल टू 0 पर वो 0 ही रहेगी, यानी वो फ्लो नहीं होगी करंट। T कुछ भी हो, चाहे 10 टू द पावर माइनस समथिंग हो, कितना भी हो, कितने भी छोटा हो, लेकिन T की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर T 0 होता है तो फ्लो नहीं होगा। ये वेलोसिटी, ये तो जानते हैं आप। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो A हो जाता है। अगर मैं x और y में, I की जगह मैं x और y ले लूँ, तो आप लोग जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट में, आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ा है, इसको A बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगी स्टार्टिंग में, वो होगी 0, T इक्वल टू 0 पर। ये पार्ट उठा के मैंने रख दिया यहाँ, जब ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि C तो 0 होगा नहीं। C 0 होता तो मैं शुरू में कह देता ना C 0 को, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है। ये देखो, समझो जरा, इक्वेशंस कैसे निकाली वो तो सब समझ गए होंगे। दूसरा, बाउंड्री कंडीशन कैसे आई, ये वाली ऑब्वियसली यहाँ से आ गई, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से। 3 बाउंड्री कंडीशंस कहीं ना कहीं वहीं पर भी छिपी हुई थी, लेकिन ये 4th वाली आप लोगों ने खुद से निकाली, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी वाली। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में, ये काम वेव में होता था, ये वेव भी तो चल रही है डायरेक्टली, वेव भी तो कह रहा था वो ना, ये वेव भी तो बोल रहा है। आपको याद होगा वेव में वेलोसिटी चलती थी, जब आप स्ट्रिंग उठाते थे, खींचते थे, तो वेव जब तक स्टार्टिंग में वेलोसिटी टाइम उसका वेलोसिटी थी वो 0 होती थी वहाँ पर भी। चलिए, बस अब लगभग सब काम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की स्टोरी वही स्टार्ट होगी, क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप पे सब पे आता है।
मैं कराऊंगा लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, करिएगा, पॉज करके स्टार्ट करो, जैसे भी करो। चलिए, तो अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर देते हैं हम लोग। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ई इक्वल टू एक्स और टी ही हमने क्यों माना है, क्योंकि हम लोग ये पोर्शन यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर जो ई है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल टी का है, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम जो स्मॉल होता है उसी को हम कैपिटल, और जो स्मॉल टी है उसको कैपिटल टी में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट क्या, एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली, शायद मैंने लिखा होगा, यस लिखा है। ठीक, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये वैल्यू उठ के यहाँ दोनों जगह रखी जाएगी। ठीक है, एक बार तो एक्स डबल डैश टी हो जाएगा, एक बार एक्स टी डबल डैश हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन में रख देंगे। ठीक, और इस टाइप से आप लोगों की फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। एक बार ये इसके इक्वल, एक बार ये इसके इक्वल, माइनस पी स्क्वायर ही लेंगे, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो एक लेक्चर और चला जाएगा। माइनस पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर और जीरो पर फिर एक लेक्चर चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो माइनस पी स्क्वायर को प्रीफर करेंगे, भाई इतना समझ लीजिए। बाकी में भी आप लोग माइनस पी स्क्वायर ही करते हैं, लेकिन मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट माइनस पी स्क्वायर को ही कंसिडर करो। ठीक है, चलिए, तो एक बार ये इसके यानी ये हो जाएगा एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इजकल टू माइनस के पी स्क्वायर, एक बार हो जाएगा ये टी डबल डैश अपॉन टी इजकल टू माइनस के पी स्क्वायर। एल और सी साथ में है तो वो भी चलते रहेंगे, ये इसके इधर और ये इसके उधर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक ये और एक ये, दो आ जाएंगे। ये आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इजकल टू जीरो, एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी आई, यानी कोस पी एक्स और साइन पी एक्स की फॉर्म में। ऐसे ही एज इट इज ये आएगा एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एल सी, और यहाँ पर इसको ये उधर पहुँच जाएगा माइनस में। चलिए ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स और टी की वैल्यू, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 7 आपका फाइनल आंसर आ चुका है इक्वेशन नंबर 3 का, ये जिसको हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कभी कभी, राइट है, लेकिन आप कोशिश ना करें, प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो ई की वैल्यू आ चुकी है, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम बहुत बार कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करा रहा हूँ। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल टी यहाँ रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनल आंसर आ चुका है, रेडी है। अब किसी का टर्न है, मैं आपको वही बता चुका था। सबसे पहले हम लोग जो इक्वेशंस हैं बोलेंगे, बाउंड्री कंडीशंस लेंगे, सॉल्व करेंगे सेपरेशन, फिर हम लोग ने अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन किसके लिए, C1, C2, C3 और C4 के लिए बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। बाउंड्री कंडीशंस में सबसे पहली बाउंड्री कंडीशंस, पीछे जाऊँ मैं तो ये 0 और L पर, समझिए आराम से, यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला पोर्शन ये पहले लिखा हुआ है। और एक चीज़ और जरा, जो पहले लिख दी है बाउंड्री कंडीशन, इसका मतलब ये नहीं कि पहले वही अप्लाई करेंगे। आपको हल्का सा आइडिया लग रहा होगा, जो इक्वेशंस इस टाइप की दी होती हैं टी इक्वल टू 0 पर, ये लास्ट में रखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कंपेयर करते वक्त काफ़ी हेल्प करता है ये। तो इसको हम लास्ट में लेंगे, तो इससे पहले हम लोग इसको ले लेंगे। लिख दिया हमने इसको पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले लिख दिया उसी को करेंगे। ये प्रैक्टिस बताती है धीरे धीरे कि कौन क्या कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ गए थे, तो सबसे पहला कंडीशन अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, फिफ्थ इक्वेशन पीछे थी कंडीशन वो लगा दी हमने। क्या थी फिफ्थ कंडीशन, कि आप लोगों का x इक्वल टू 0 पर, पीछे आइए जरा, फिफ्थ ये वाली, ये रहा x इक्वल टू 0 पर L पर 0, डायरेक्ट वहाँ लिख दिया है, आप लोगों का आंसर आ गया ये C1 0 और P की वैल्यू n/L। कुछ करना ही नहीं है, बार बार C1 0 और P यही आता है। अगर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस याद होगा तो यही आता है, और रट के मत चलो, तुम इसको सॉल्व करो, C1 और P आ गया। अब ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 7 में रख दीजिए, और 7 में रख दिया तो ये बन गई आप लोगों की। आगे की स्टोरी समझिए जरा, ये हम लोगों का आंसर है। लेकिन बार बार प्रॉब्लम क्या आती है, C2, C3 और C4 ये कहाँ से आए? इसके लिए हम लोग अपनी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं धीरे धीरे धीरे। चलिए, अब आगे की स्टोरी, C2 और C3 एक साथ मिल जाएंगे, अंदर जाके मल्टीप्लाई, और एक नया कांस्टेंट AN या BN या कैपिटल A मान लेंगे। ये C2 अंदर जाके C4 से मल्टीप्लाई करेगा। आराम से कराऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आराम से कराऊं तो ऐसे लिखूंगा n/x/L, और फिर मैं लिखूंगा C2 C3 cos n/t/L रूट LC प्लस
C2C4 साइन n पाई T/L। लिखने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा समझिए, कोऑपरेट करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में चला जाएगा, समझ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, ये कर दिया। और इसको मान लिया मैंने A और B, आराम से समझ लीजिए, समझ रहे हैं। ये C2 की C3 से किया, ये मान लिया A और ये आ गया B, राइट है। ये पोर्शन हम लोगों का, ये फिलहाल के लिए आंसर है। पहले ये आंसर था, अब ये आंसर है, समझ रहे हैं। अब इस पर फिर से कंडीशन स्टार्ट कर देंगे। कौन सी कंडीशन है, पीछे जाते हैं जरा पीछे जाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कौन कौन सी है। ये लग चुकी, ये लग चुकी, इसको वेट करना है, बाद में लगाएंगे। ये वेलोसिटी वाली, भाई पीछे भी तो आप लोग वेव में वेलोसिटी लगाते हैं पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग सेम वही काम कर रहा है, समझ रहे हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपनी लास्ट सेकंड लास्ट मिसाइल इस पर लगा देता हूँ। क्या जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी 0 होगा, समझ रहे हैं। पीछे जाता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, आराम से समझिए। यहाँ पर 2 कंडीशन थी, एक ही I वाली और एक ही E वाली, ठीक। हम लोग ध्यान से समझो, फिर से I वाला 0 है, मीन्स डेल I अपॉन डेल X 0 है, और डेल E भी 0 है। हम दोनों में से कोई भी लगाओ 0 ही आएगा, ठीक। चलिए, लेकिन हमारे पास तो E ही है, तो I का करूँगा क्या मैं। अगर मैं स्टार्टिंग में एलिमिनेट करते वक्त E को 0 करता, तब ये हेल्प करती है हमारी I वाली, लेकिन मैंने I को एलिमिनेट किया था तो E बचा है। अब ये पोर्शन आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, T = 0 रख दूँगा, जिस पर ये 0 होने वाला है, तो 0 = लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको 0 रखा T = 0 पर, आप आराम से देखिए जरा, यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा, लेकिन बाकी रिमेनिंग काम मैं बता रहा हूँ आप लोग। जैसे ही आप 0 रखेंगे T = 0, तो साइन 0 0, ये 0 हो गया, ये 0, तो ये सारा 0। अब पोर्शन बचा ये और ये, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये सारा तो 0 होगा नहीं। अब यहाँ से आइए, कोस T की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अगर T की वैल्यू 0 रखूँगा तो कोस 0 हो जाएगा 1, ये हो गया 1। अब बचा केवल और केवल क्या, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। साइन n π/xl को मैं 0 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले हो चुका है काम। अब ये पोर्शन ये बचता है केवल, ये वाला पोर्शन 0। इस पोर्शन में या तो n 0 होगा, या पाई 0 होगा, या l 0 होगा, या ये पोर्शन 0 होगा, या लास्ट में b 0 होगा। इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, a और b के लिए तो वेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट b को 0 कर देंगे, ठीक। मैंने लिख दिया b = 0। अब ये वैल्यू उठा के मैं अपनी मेन इक्वेशन में फिर रख दूंगा, और अब मेन इक्वेशन आ गई ये वाली, 8 से डायरेक्ट अपडेट होके, पहले ये थी, अपडेट होके ये आई, और अपडेट होके ये आ गई। अभी भी A प्रेजेंट है। बाउंड्री कंडीशन ढूंढते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, जब तक अप्लाई जो बाउंड्री कंडीशंस बची रहेंगी और हम लोगों का आर्बिट्री कांस्टेंट बचा रहेगा। जैसे ही अप्लाई करते रहेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव होते रहेंगे। अभी भी A बचा है। अब मैं मोस्ट जनरल सोल्यूशन में लिख देता हूँ इसका, वो आ गया ये। अब लास्ट वाला कंपेयर वाला पोर्शन, जिसमें हम लास्ट में पहुँचते हैं, समझ गए। लास्ट वाला क्या है, पीछे आ जाते हैं जरा पीछे। लास्ट में ये पोर्शन गिवन है, ये ऊपर गिवन है, आराम से देखिए। यहाँ पर T = 0 पर जो E, यानी E मीन्स E यहाँ वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, वोल्टेज ये हो जाता है, तो मैं वहाँ पर अपने वाले में यहाँ पर भी वही लगा देता हूँ रूल। चलिए, E = this when T = 0। अब मैं अपने वाले आंसर में भी यही कंडीशन लगा देता हूँ, और फिर मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ के बाद मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, डायरेक्ट कंपेयर, समेशन BN टाइप लेके कंपेयर, और लास्ट में फोरियर। अगर कुछ ना लगेगा तो फिर फोरियर तो लगाने की सोचेंगे, लेकिन ये फोरियर का चांस नहीं आएगा, ये छोटा सा बच्चा है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे n की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ 1, देखो n की वैल्यू यहाँ 1 है, और an हो जाएगा 1, यानी an की 1 की वैल्यू E0, और बाकी A2, A3 सब हो जाएंगे 0। यही तो मैंने लिखा, बस ये वैल्यू उठाइए और अपने ओरिजिनल आंसर में रख दीजिए, ठीक है। ओरिजिनल आंसर आ गया ये, E = E0 साइन समथिंग। ये वैल्यू उठाने के बाद अपने ओरिजिनल आंसर में रख दीजिए, हम लोगों का आंसर आ चुका है ये। क्या ये फाइनल आंसर है? यस, एक व्यू में ये फाइनल आंसर है, इसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, बस मैं इसको कह सकता हूँ आंसर। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर ये है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पीछे जाते हैं जी, जरा यहाँ सही से पढ़ें। फाइंड द करंट I एंड वोल्टेज E। ये एक पहला क्वेश्चन है
जो आंसर देने के बाद भी रुका हुआ है, अभी कह रहा कि नहीं अभी तो ई निकाला है ना, आई भी तो दो मुझे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ इस पूरे रिकॉर्ड में, पूरी यूनिट में। आइए फिर, आंसर देने के बाद भी अभी वो कुछ और पूछ रहा है, समझ गए जी। मैं इसको आंसर कह देता हूं फिलहाल के लिए कि ये अभी फिलहाल मेरा टेम्परेरी ई का आंसर है, वोल्टेज आ चुका है। अब मुझे क्या करना है जरा समझिए बात को। अभी मैंने क्या कहा था आपसे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है सपोज, और सपोज 3x माइनस 2y इक्वल टू कुछ और मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। अब मैंने इनको किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके x ऐसे ऐसे कैंसिल कर लिए थे किसी भी तरह से, माइनस प्लस माइनस करके, और ये टर्म आ गया था, y की वैल्यू आ गई थी कुछ। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में या y की वैल्यू उठा के सेकेंड में भी तो रखूँगा ना। तो मैं यही करूँगा, ये वैल्यू जो आंसर आई है ये उठा के अपनी मेन आंसर इक्वेशन में रख दूंगा। मेन इक्वेशन कौन सी, जरा वापस जाए, ये वाली इक्वेशन। इन दोनों में से, ये दो ही तो थी ना मेन, तो इन दोनों में से कहीं पर भी रख दूंगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि स्लाइड चेंज होती है तो फिर ध्यान भूल जाते हैं क्या है। अगर कोशिश तो करता हूँ मैं एक ही स्लाइड में सब कुछ दे दूँ पूरा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर ई की वैल्यू है, मुझे ई नहीं चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर मिल गया है, लेकिन मुझे ई नहीं चाहिए, मुझे ई डेल ई अपॉन डेल एक्स चाहिए। अगर मैं ऐसा रख दूं बाद में आई की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा आंसर आ जाएगा। दिखाऊं, पहुंचूं वहाँ, चलिए समझिए आराम से। ई आ गया, ठीक है। अब ये पोर्शन को समझ लीजिए, इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। अगर मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करूँ तो जरा क्या आएगा जरा समझो, ई नोट का ई नोट, साइन का हो जाएगा कोस पाई एक्स अपॉन एल, और कोस समथिंग, ये तो पूरा है, इसको कुछ नहीं होगा कि कॉन्स्टेंट है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये है। तो ई नोट कोस पाई एक्स अपॉन एल और पाई अपॉन एल, पाई अपॉन एल आगे बाहर, और आगे साइन कोस वाला पोर्शन है वो भी रहेगा, मैं फेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये आ गया, ये माइनस एल नीचे चला गया, माइनस के 1 अपॉन एल, और ये वाला पोर्शन जो मैंने बताया था देखो वही है। यानी आई तो आ चुका है लेकिन वो डेल की फॉर्म में है, यानी कि डेरिवेटिव है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ा, ये एक्स्ट्रा काम है, ये एक्स्ट्रा काम करा लिया उसने हमसे। यहाँ आंसर हो जाता नहीं तो, अगर वो ये ना पूछ लेता तो। चलिए करेंगे, कोई बात नहीं। अब क्या कर रहा है वो, आई तो आ चुका है लेकिन आई आया है डेल आई अपॉन डेल टी की फॉर्म में, ये आंसर है फिलहाल के लिए। लेकिन अब मुझे इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन करते ही ये आई बन जाएगा और आई का आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी एक्स कांस्टेंट की तरह, चलिए आगे। जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा विद अनदर को आर्बिट्री कांस्टेंट। एक इंटीग्रेशन करते वक्त फिर आ गया ना, फिर से आगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको आप आर्बिट्री कांस्टेंट को कुछ भी मान लो, फंक्शन नंबर 1 मान लो, फंक्शन नंबर 2 मान लो, कुछ भी मान लो, इन्होंने एफ एक्स माना है, ठीक है। जो देखने में आपको ओड लग रहा है कोई बात नहीं, इसको मान लीजिए कोई भी एक है, सपोज ये फंक्शन नंबर 1 है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी एक हल्की सी, एफ एक्स कैसे, चलो आर्बिट्री कांस्टेंट है फिलहाल, ये F1 मान लो। तो आई का आंसर यही है भाई, ये आर्बिट्री। अब फिर आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाओ, समझ रहे हैं हो क्या रहा है मार्केट में। इतनी मेहनत से हमने ई निकाला, ठीक है, उसने कहा ठीक है जी हम आपको मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन अभी आई और निकालो, हमने आई भी निकाल दिया। जाते जाते आर्बिट्री कांस्टेंट फिर आ गया इसके अंदर, अब फिर इसको आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाएंगे किसी तरह से, समझ रहे हैं। अब इसको फिर हटाना है, अब फिर कहाँ से उठा गए, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो क्या हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, हाँ है, टी इक्वल टू 0 पर आई की वैल्यू आई नॉट है, बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, उसकी चिंता नहीं है हमको। तो हम t इक्वल टू 0 पर i की वैल्यू आई नॉट रख देता हूँ, तो पूरी इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रखता हूँ जरा मैं। तो जैसे ही रखूँगा तो t साइन 0 0, ये सारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा फंक्शन। आपको एफ एक्स देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, F1 मान लो। तो जैसे ही मैं t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0, 0 प्लस फंक्शन नंबर 1 इक्वल टू, और i हो जाएगा आई नॉट, यानी फंक्शन नंबर 1 हो जाएगा आई नॉट, फेयरली कर देता हूँ, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट है, इन्होंने बोल दिया है। तो सिंस i इक्वल टू आई नॉट है व्हेन t इक्वल टू 0, तो आगे मैंने वही वैल्यू रखी, देखो मैंने 0 बताया था, फंक्शन की वैल्यू आ गई आई नॉट, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट था, जो भी था, जो कि अजीब है, यहाँ x नहीं होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप ये आ गया आई नॉट। अब ये वैल्यू उठा के मैं क्वेश्चन नंबर 9 में रख दूंगा। हमें किसी भी तरह से आर्बिट्री कांस्टेंट वाला नहीं चाहिए, हम जब जाएं तो ये फालतू की चीज़ें ना दें, ठीक है। आंसर में प्योर देना चाहिए, प्योर मिल्क है तो प्योर ही दें। अब कुछ मिलावट दे के दे रहे हो तुम, आंसर ये दे दिया तुमने मिलावट का, इसमें C1 C2,
1 गिलास दूध दिया, उसी में आपने पता नहीं मच्छी मक्खर सब डाल के छुट्टी कर दी। तो आगे बढ़े हम लोग, हमने ये वैल्यू आगे हम लोग की आई यहाँ रख देंगे हम लोग, बस ये रख दिया हमने फाइनल आंसर। 2 आंसर आए इसके, एक बार ये ई आ गया, एक बार आई आ गया, बस खत्म। राइट है जी? किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।